तो प्यारे बच्चों नमस्कार। हो जाओ तैयार क्योंकि आज मैं लाया हूँ आपके लिए 2020 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल आंसर शीट यानी कि टॉपर बच्चे की कॉपी। तो इससे पहले मैं आपके लिए विज्ञान की टॉपर बच्चे की एक आंसर शीट लेके आया था और इसका वीडियो आप ऊपर लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और उन प्रश्नों का इस टॉपर बच्चे ने किस प्रकार का आंसर दिया है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए ये 2020 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है और इसमें कुल 29 प्रश्न और इस बार आपके कुल 27 प्रश्न आएंगे, जिसमें से पहले प्रश्न के अंदर ही 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कुल 34 प्रश्न होते हैं। 8 प्रश्न होंगे अति लघुत्तरीय जो एक एक अंक के होंगे और 10 प्रश्न होंगे लघु उत्तरीय जो कि 3 अंक के होंगे। 7 प्रश्न होंगे दीर्घ उत्तरीय जो कि 4 अंक के होंगे। इसके अलावा एक प्रश्न आएगा जो कि मानचित्र पर आधारित होगा और ये कुल 6 अंकों का होगा। तो पहले हम देखेंगे जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनका उत्तर कैसे दिया जाता है और उसके बाद हम देखेंगे कि दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता है, कैसे आपको उस प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, कैसे हेडिंग डालनी है, कितनी सीमित संख्या में शब्दों का इस्तेमाल करना है, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। विकल्प दिए गए हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान और उत्तराखंड। तो देखते हैं कि इसका उत्तर टॉपर बच्चे ने क्या लिखा है। देखिए ये है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल की एक उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट यानी कि उत्तर देने की कॉपी। इसमें है 10 पन्ने और यहाँ पर बच्चे का जो भी टॉपर बच्चा है उसका अनुक्रमांक शब्दों में, अंकों में और उसका जो भी विषय है, उसका संकेतांक है, परीक्षा कभी परीक्षा तिथि, ये सब कुछ छुपा दिया गया है जिससे कि उसका जो गोपनीयता है वो बनी रहे। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न के पहले प्रश्न का क्या उत्तर दिया बच्चों ने। देखिए प्रश्न को बिल्कुल क्लियर बच्चों ने लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर और उत्तर लिखा है उत्तराखंड। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। और ऑप्शन दिए हुए हैं एल्यूमिनियम, सीमेंट, प्लास्टिक और मोटर गाड़ी। अब देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखा है बच्चों ने। इस प्रश्न का भी उत्तर बिल्कुल क्लियर लिखा है बच्चों ने। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर और उत्तर लिख दिया सीमेंट। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। आपको केवल उत्तर जो प्रश्न में दिया गया है उन 4 विकल्पों में से एक विकल्प का लिख देना है और आप उसका नंबर भी लिख सकते हैं। अगर विकल्प 1 है तो 1 भी लिख सकते हैं, 2 है 2 भी लिख सकते हैं, 3 है 3 लिख सकते हैं, 4 है 4 लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं जैसे कि बच्चे में लिखा हुआ है। कई बच्चे क्या करते हैं कि पूरी का पूरा प्रश्न उतारते हैं और उसके बाद जो 4 ऑप्शन लिखते हैं और उसके आगे टिक का आंसर लगा देते हैं। इसमें क्या होता है, वो भी सही है, मगर उसमें क्या होता है कि आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है और जो आपको आंसर आप लिख सकते थे और भी ज़्यादा, तो उसके लिए आपके पास समय नहीं बचता है और 3 घंटे के समय कब पूरा हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए अपना समय बचाने के लिए आपको क्या करना है, केवल जो आप ऑप्शन सही है उसको या तो लिख दें या फिर उसकी संख्या लिख दें। इतना ही आपने करना है। अब हम देखते हैं जो इससे आगे के एक वाक्य वाले प्रश्न होते हैं वो देखते हैं कि ये बच्चे ने कैसे करे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न है, जापान की प्राचीनतम मुद्रित पुस्तक कौन सी है। तो अब इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए ये प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बच्चे ने लिखा है, जापान की प्राचीनतम मुद्रित पुस्तक डायमंड सूत्र है जिसकी रचना सन 868 ईस्वी में की गई। और डायमंड सूत्र को थोड़ा इसमें गाढ़े रंग से लिखा हुआ है। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, इसके नीचे लाइन भी खींच सकते हैं जिससे कि टीचर का ध्यान एकदम से उस पर जाए, उत्तर पर जाए और उसको पता लग जाए कि बच्चे को इसका प्रश्न का उत्तर पता है और आपको तुरंत उसके उत्तर उसके जो अंक हैं वो मिल जाएं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, शहरीकरण से आप क्या समझते हैं। ये भी 1 अंक का सवाल है। देखते हैं इसका उत्तर। लिखा है प्रश्न संख्या 6 का उत्तर लिखा है शहरीकरण, यानी हेडिंग दे दी कि शहरीकरण के नीचे लाइन खींच दी है और फिर लिखा है शहरीकरण से तात्पर्य यह है कि लोगों का रोजगार व आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नगर कॉमा लिख रखा है, कस्बों व गाँवों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। बहुत अच्छी राइटिंग है बच्चे की, साफ सुथरा लिखा हुआ है, बहुत सुंदर लिखा हुआ है और बिल्कुल सटीक लिखा हुआ है। जो पूछा गया है शहरीकरण वही लिखा हुआ है, बाकी इसके आगे और पीछे कुछ भी फालतू नहीं लिखा है।
तो हम लोग ये सोचते हैं, आमतौर पर हमसे कहा जाता है, कई लोग कहते हैं अरे कॉपी भर दो, तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको जो पूछा जाए केवल उतना ही आपको लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही लंबा उत्तर लिखा जाए। एक नंबर का ये सवाल है तो आपको एक वाक्य में ही उत्तर देना है, ये एक ही वाक्य है पूरा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल लिखा है, वर्ष 1929 की आर्थिक महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। 3 अंक का सवाल है और इसके साथ अथवा में भी एक सवाल दे रखा है। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। देखें दोनों में से किसका उत्तर इसका प्रश्न दिया है। तो ये है प्रश्न संख्या 11 और इसमें पहले वाले हिस्से का बच्चे ने उत्तर दिया है। ये लिखा हुआ है उत्तर में कि वर्ष 1929 की आर्थिक मंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ये प्रभाव निम्नलिखित हैं और ये प्रभाव नीचे लिखे हुए हैं, नंबर डाल के लिख रखे हैं। 1, वर्ष 1929 की आर्थिक महामंदी के कारण भारत का आयात निर्यात घटकर आते हो गए। दूसरा लिखा है, आर्थिक मंदी का सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव किसानों व काश्तकारों पर पड़ा, क्योंकि ये विदेशी व्यापार की उपज पैदा करते थे। और तीसरा लिखा है कि पूंजीपतियों व उद्योगपतियों की बड़ी बड़ी कंपनियां धराशायी हो गई और उनके शेयर बाजारों में मूल्य घट गए। उपर्युक्त तथ्यों को देखकर विवेचना की जा सकती है कि वर्ष 1929 की आर्थिक मंदी भारत के लिए काली रात के समान आई। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सटीक लिखा हुआ बच्चे ने, और काली रात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इसका मतलब यह समझ आएगी कि वो बहुत भारी समय था, बहुत मुश्किल समय था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, इसीलिए इसने काली रात शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये 3 नंबर का सवाल है और 3 पॉइंट इस बच्चे ने दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक 3 नंबर का वाला प्रश्न और देखते हैं। क्योंकि यह 12वां सवाल लिखा हुआ है कि पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, और इसका भी ऑप्शन दे रखा है, अथवा में लिखा हुआ है। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को क्यों प्राथमिकता देते थे। अब देखते हैं इसका उत्तर बच्चे ने कैसे लिखा है। यह है प्रश्न संख्या 12 का उत्तर। लिखा हुआ है बच्चे ने, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपतियों ने मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, क्योंकि मशीनें, नंबर 1, मशीनें उन उद्योगपतियों की स्थिति की तुलना कई अधिक मूल्यवान थी। 2, श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो जाता था और मशीन से उतने उत्तम डिजाइन नहीं बन सकते थे जितने कि हाथ के द्वारा बनाए जा सकते थे। 3, उद्योगपति व पूंजीपति हाथ से बुने हुए वस्त्रों को पारंपरिक रिवाज मानते थे। और 4, मशीनों के द्वारा उचित तंतुओं का निर्माण नहीं किया जा सकता था। इसीलिए 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपतियों ने मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता दी। इतना ही इसमें उत्तर लिखा हुआ है। इसमें इस बार 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, बहुत सही लिखे हुए हैं। आप कोई भी 3 नंबर का सवाल है तो 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं, और इसमें 4 लिखे हुए हैं। बस आपको अपने समय का ध्यान रखना है कि आपको दिए हुए समय के अंदर अपने उत्तर पूरे करने हैं। तो अब देखते हैं इससे बड़े वाले प्रश्नों के उत्तर इस बच्चे ने कैसे लिखे हैं। देखिए ये है 19वां जो सवाल है वो है 4 नंबर का। इसमें लिखा है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों का विस्तृत वर्णन करें। विस्तृत वर्णन करना है, बिल्कुल बड़ा खुलकर। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखा है। यह है प्रश्न संख्या 19 का उत्तर। उत्तर लिखा है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, ये हेडिंग डाल दी है, उसको अंडरलाइन कर दिया है। तो लिखा है सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप के विभिन्न देशों की कायाकल्प कर दी तथा फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित परिणाम हैं। 1, फ्रांस की क्रांति के कारण पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया। 2, फ्रांस की क्रांति के उपरांत समाज में चली आ रही सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया गया। 3, फ्रांस में राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र की स्थापना की गई। और 4, फ्रांस के चिंतकों ने मानव अधिकारों की घोषणा ब्रैकेट में लिखा है 27 अगस्त 1789 को कर दी गई। 5, फ्रांस की क्रांति के उपरांत अन्य देशों को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का विचार प्राप्त हो गया। और 6, फ्रांस में नागरिकों के जन्म से संबंधित अधिकार समाप्त कर दिए गए। और 7, फ्रांस में राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रेरित करने के लिए एक समान भाषा, झंडा, प्रतीकों का निर्माण किया गया। 8, फ्रांस की क्रांति के उपरांत फ्रांस में कृषि संबंधी सुधार एवं अन्य सुधार किए गए। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस के नागरिकों में नया उत्साह व परिवर्तन आया।
तो ये बहुत लंबा आंसर ये बच्चे ने लिखा है। 4 नंबर का सवाल है और प्रश्न में कहा भी गया था कि विस्तृत उत्तर ये है, तो विस्तृत बिल्कुल उत्तरीय विस्तार से बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर दिया है। सब कुछ समझ में आ रहा है, साफ साफ राइटिंग है और जहाँ पर इसने अंडरलाइन करना था वहाँ अंडरलाइन किया है। तो आपको भी इसी तरह से अपने उत्तर लिखने हैं और आप ये भी मानिए कि आप अगर आप अपने उत्तर इस तरह से साफ साफ भाषा में सुंदर और शब्दों में लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। बच्चों हम देखते हैं एक मैप वाला सवाल यानी मानचित्र वाला सवाल। देखिए 29वां सवाल है। इसके और दो भाग हैं, अ के फिर 2 भाग हैं, क और ख। तो पहले हम अ को पढ़ते हैं। इसमें अ में लिखा हुआ है, दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर उन 2 राज्यों की पहचान कर उन राज्यों के नाम लिखिए जहां निम्नलिखित घटनाएं हुई। क, देश की पहली जूट मिल लगाई गई, ये 1 नंबर हुआ। फिर ख, 1912 में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। और इसका ब भाग है, दिए गए भारत के इसी मानचित्र पर यानी एक ही मानचित्र पर ज़्यादा सवाल भी करना है, संकेतों की सहायता से निम्नलिखित को दर्शाइए और उन स्थानों के नाम भी लिखिए तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में संलग्न कीजिए। आपको एक मैप मिलेगा, एक मानचित्र मिलेगा, उसमें आपको ये सब अंकित करना होगा, ये कहाँ कहाँ की चीज़ें हैं, कौन कौन सी स्थान हैं और उनको उसको आपने अपनी कॉपी के साथ लगा देना होगा। लिखा है रानीगंज कोयला उत्पादन क्षेत्र को ये प्लस जैसा चिन्ह जो है इससे दर्शाना है, 1 नंबर का होगा। ख लिखा है टिहरी बांध परियोजना को ये आयताकार के अंदर क्रॉस बनाना है, चिन्ह से दर्शाना है। फिर लिखा हुआ है तारापुर आणविक ऊर्जा केंद्र को डॉट एक बिंदी से चिन्ह से दर्शाना है। और च लिखा है विशाखापट्टनम समुद्री पत्तन एक वृत्त बनाना है और उसके अंदर प्लस का निशान है, चिन्ह से दर्शाना है। ये आपने मानचित्र में दिखाना है। देखते हैं इस टॉपर बच्चे ने मानचित्र में इन चीज़ों को, इन स्थानों को कैसे दिखाया है। आपको भी बिल्कुल वैसा ही दिखाना है। प्रश्न का जो 29वां प्रश्न था उसका आंसर यहाँ लिखा भी है कि प्रश्न संख्या 29 के लिए एक ऐसा मैप दिया गया है भारत का पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, और उसमें जो क और ख, अ के 2 भाग थे, पहला वाला हिस्सा था और उसके क और ख भाग थे। तो इसमें लिखा था कि देश की पहली जूट मिल जहाँ हुई तो ये पश्चिम बंगाल, इसमें रानीगंज में लिख रखा है और तो देश की पहली जूट मिल इस तरह से निशान लगा दिया है। और दूसरा लिखा है कि 1912 में प्रथम लौह इस्पात, इसको भी दिखा रखा है झारखंड में। इसके अलावा जहाँ जो जो निशान बना रखे थे वो निशान यहाँ पर इसने बना रखे हैं। देखिए ये है गौ का उत्तर जो लिखा है, ये प्लस का निशान बना रखा है, यहाँ लिखा है रानीगंज। तो रानीगंज ये हमारा गौ है, इसको प्लस के निशान से दिखाना था, तो यहाँ पर इस बच्चे ने दिखा रखा है। अब देखते हैं घ वाला सवाल क्या था और उसका उत्तर इसने कैसे दिखा रखा है। घ वाला सवाल था कि टिहरी बांध परियोजना को एक आयताकार डब्बा बनाना है और उसके अंदर क्रॉस का चिन्ह से दिखाना है। तो देखते हैं इससे बनाया है कैसे। देखिए यहाँ पर ये उत्तराखंड में एक डिब्बा बना रखा है और उसमें क्रॉस का निशान लगा रखा है और टी करके लिखा हुआ है, यानी कि ये टिहरी बांध परियोजना इसमें दिखा रखी है उत्तराखंड में। तारापुर आणविक ऊर्जा केंद्र ये डॉट के निशान से दिखाना है। ये देखिए यहाँ ये बच्चे दिखा रखा है महाराष्ट्र में तारापुर आणविक ऊर्जा केंद्र लिखा हुआ है और एक डॉट बना रखा है बड़ा सा। तो ये हमारा अणों का आंसर हो गया। च है, ये प्रश्न लिखा है, आखिरी प्रश्न है ये, इसमें लिखा है विशाखापट्टनम समुद्री पत्तन, ये वृत्त का चिन्ह, उसके अंदर प्लस का निशान दिखाना था। तो यहाँ पर इस बच्चे ने ये देखिए ये यहाँ पर विशाखापट्टनम लिखा हुआ है और ये वृत्त के अंदर प्लस का निशान दिखा रखा है। तो इस प्रकार से बच्चे ने ये पूरा का पूरा मैप बहुत अच्छे से इसके सारे के सारे सवालों के उत्तर दिए। 6 अंक का है ये, इनमें से ये सभी प्रश्नों के उत्तर इस बच्चे ने दिए हुए हैं और अच्छे से निशान लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से कि किस तरह से यहाँ लिखा हुआ है इस बच्चे ने। आपको भी इसी प्रकार के अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैंने सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दिखाने की आपको कोशिश करिए और साथ में ये भी कोशिश करिए कि वीडियो बड़ा ना हो और बोझिल ना हो। तो आप लोग मेरे इस प्रयास को एक अगर सार्थक समझते हों तो इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें